दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं वारसिफ नर्सिंग होम में और उसकी जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर तरन्नुम हमारे साथ हैं। डॉक्टर तरन्नुम जी से हम ये जानेंगे कि जिस तरीके से इलाज होता है मरीजों का, उसी तरीके से देखभाल करनी पड़ती है नर्सिंग होम की। नर्सिंग होम का जो मैनेजमेंट है वो अपने आप में एक अलग तरीके का मैनेजमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे मरीज और डॉक्टर दोनों के बीच एक तालमेल बैठाने का काम होता है। डॉक्टर तरन्नुम डायरेक्टर के रूप में इस हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। हॉस्पिटल का जो नाम है वो बहुत है, आम लोगों की सेवाओं के लिए जाना जाता है। लखनऊ के जो पश्चिम का इलाका है, पुराने लखनऊ का, वहाँ बहुत सारे लोग हमेशा से इस हॉस्पिटल की सुविधाएं लेते रहे हैं। तो डॉक्टर तरन्नुम के ज़रिए हम इस हॉस्पिटल के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनकी क्या दिक्कतें होती हैं, और जब प्रसव हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद जो चीज़ें हैं किस तरीके का केयर उनको करनी चाहिए जिससे कि कोई समस्या न उत्पन्न हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले थोड़ा सा आप नर्सिंग होम के बारे में बताइए कि कब से ये है, कैसे आपने इसको शुरू किया और क्या चीज़ें यहाँ पे और होती हैं। शैलेंद्र जी, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास यहाँ पे आए। एक्चुअली जो भी श्रेय जाता है तो सिर्फ एक और एक इंसान है, डॉक्टर हसन रज़ा। वो अब हमारे बीच नहीं है। उनकी उर्फियत जो थी, उनका नाम डॉक्टर कल्लन नाम से बहुत मशहूर है। तो अगर आप गांव, जिस टाइम शायद उन्होंने प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू की थी आकर के लखनऊ शहर में, तो उस टाइम इतना कॉन्सेप्ट उस टाइप का नहीं था जो उन्होंने स्टार्ट किया। लोगों को डॉक्टर्स शायद हमेशा से एक उस रूप में दिखे हैं कि भगवान ना होके कि भाई फीस लेते हैं, दवा महंगी लिखते हैं, अपनी कुछ सेटिंग बैठी है दवा वालों से। तो शायद अब्बू ने एक स्टीरियोटाइप्स जिसे कहते हैं, आपके फादर इन लॉ जी, तो कुछ ब्रेक किया। तो जब से उनकी डेथ हुई है तो उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पूरा परिवार लगा है। वो एक इंसान ऐसे थे कि पूरी दुनिया उनके हिसाब से उन्होंने बना ली, सब लोग उनकी आज तक इज्जत करते हैं, मगर हम चारों पांचों पूरा परिवार लग करके भी उनके बराबर का काम करने में अभी भी असक्षम है। क्योंकि वो बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करके गए, और जैसे हर चीज़ का ख्याल रखना। तो अब दादी और चाची, कभी मरीज को उन्होंने जैसे नाम नहीं लिया, आइए आपा, और बहुत एक रिश्ता बनाते थे। तो जो सिखा गए तो उसी पैटर्न पे अब पूरा परिवार हमारा चाहता है कि वैसे ही काम करे, क्योंकि मरीज़ हमारा 50 साल पुराना, 50 साल पहले अब्बू ने स्टैब्लिश किया था ये हॉस्पिटल। फिर धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाते चले गए। पहले छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है, मल्टी स्पेशलिटी हमने खोल लिया है। और हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। पूरी टीम हमारे सर्जन की, और बहुत सीनियर सर्जन हैं हमारे यहाँ, सीनियर एनेस्थेटिस्ट, गायनी हमारे पास 3-4 आती हैं जो MS हैं और सर्जरीज़ करती हैं, और जो नॉर्मल डिलीवरीज़ कराती हैं उनके अलग डॉक्टर्स हैं, उनके अलग स्पेशलिस्ट हैं। हर तरह के हम स्पेशलिस्ट रखे हैं, ऑर्थो के हैं हमारे, और न्यूरो की टीम भी है। सब आते हैं और हर तरह की सर्जरीज़ होती हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद असल में सर्जन का काम देखिए, हर जहाँ भी वो जाते हैं जिस हॉस्पिटल्स में, उसके बाद उनका सर्जरी के बाद ख़त्म हो जाता है। तो जो आपने पॉइंट उठाया कि पोस्ट सर्जरी के बाद जो केयर होती है वो बहुत देखिए नेसेसरी होती है। तो वो हमारे ससुर ने हमको जैसे एक्सपीरियंस से अपने बताया कि भाई बेटा 5 दिन इंजेक्शन लगा दोगी, अगर उसको IV इंजेक्शन चला जाएगा तो काफ़ी उसका टाका मजबूत हो जाएगा। गांव का पेशेंट बहुत आता है तो कोई ख़राबी ना होने पाए, तीसरे दिन छुट्टी मत दो, भले ही रूम ऑक्यूपाइड रहे तुम्हारा तो जल्दी ना करो, काम में जल्दबाजी ना करो, जब पेशेंट वो हो जाए सेटिस्फाइड। तो एक उससे क्या होता है, मरीज को लगता है हमसे रिश्ता इन्होंने बनाया है, प्रोफेशनल नहीं है। तो ये चीज़ जो एक तरीके देखिए कि ये समाज सेवा के तरीके से आप कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो जब प्रोफेशनल आप नहीं दिखेंगे तो वो अपने आप देखेंगे भाई आप ही आए या कोई भी आम आदमी आए, उसका काम अच्छे से हो रहा है तो इंसान सोचता है कि काम बहुत अच्छा हुआ है। माउथ टू माउथ, कभी पब्लिसिटी की ज़रूरत वाकई इस हॉस्पिटल को नहीं पड़ी। पब्लिसिटी से हमारे ससुर भी बहुत घबराते थे, और परिवार के सारे उनके बेटों का भी ये है कि बहुत ज़्यादा हमारे काम को बहुत मत पब्लिक करो, और हम क्या कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो उनका भी एक मानना था अच्छा करो, दरिया में डालो। तो वो चीज़ अभी भी कायम रखी है हम लोगों ने।
बहुत ज़्यादा अपने अच्छे कामों को बताना पसंद नहीं करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस और काफ़ी इस टाइप के मैनेज करना जिसमें दिन और रात जाता है, जागना पड़ता है, तो वो भी लिए जाते हैं। अब वो गरीब है, उसका काम कोई करने वाला नहीं है, कम पैसा है, तो ये कभी नहीं करते कि पैसा नहीं है तो तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। तो बिना पैसे के भी कभी कभी ये होता है कि आदमी पास फीस नहीं होती है, तो हमारे हस्बैंड या हम लोग अपने पास से फीस दे दी, जब उसके पास हुआ उसने तब ला के दे दी। कोई अच्छा स्पेशलिस्ट उसको बुलाना है तो हम लोग अगर मरीज़ भर्ती है तो उसकी जान बचाने में पूरा आगे वो रखते हैं और फीस का और किसी चीज़ का मुंह नहीं करते हैं, अपने पास से भी लगा देते हैं कभी कभी। तो काफ़ी कुछ और पोस्ट ऑपरेटिव केयर सबसे बड़ी चीज़ हमने आपको बताई कि अगर इंजेक्शन आप सही टाइम से नहीं लगा रहे हैं, जो सर्जन आपका लिख के गया है, या एनेस्थेटिस्ट किसी पेशेंट के बारे में बोल के गया है कि ये डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो अगर पोस्ट ऑपरेटिव में आप ज़रा सा भी ध्यान अपना इधर उधर करेंगे तो स्ट्रेस हाँ बहुत होता है हम लोग को कि भाई पेशेंट का ये गड़बड़ाने ना पाए, शुगर बढ़ गई तो हम लोग को बहुत, भाई सर्जन तो गए अपना करके, एनेस्थेटिस्ट भी हमारे चले गए, भाई वो आए 1 घंटा अपना काम हुआ ख़त्म। उसके बाद के जो काम है वो मैनेज करना अपने आप में एक दिन भर का काम है, दिन भर का। ये नहीं कि आप दिन भर मरीज देखने के बाद आपको वही नहीं है, डॉक्टर अब जैसे जो बैठा उसने ओपीडी अपनी चलाई, अब उसने पेशेंट भर्ती कर दिया, वो चला गया अपना, तो बाकी जो लिख के गया है वो सही फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो एक अपने आप में आप जब अच्छा पेशेंट करके भेजेंगे तो वो 4 लाएगा। ये सोच के हम लोग काम करते हैं। अच्छा, आपके जीवन पे आपके फादर इन लॉ का ज़्यादा प्रभाव है? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से उन्होंने आपके साथ काम करना सीखा, आपने उनके साथ काम करना सीखा? देखिए 20 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और मैं उनके साथ तभी से बहुत कम एज में हम लोग की शादी भी हुई थी, तो उस टाइम बिल्कुल जैसे कच्ची मिट्टी और उसको बनाते चले गए, तराशते चले गए। तो जो भी उनसे सीखा, अगर उससे अलग हट के, जैसे कभी बचपना जब था तो शुरू में होता था कि अरे अब्बू तो पैसा लेना पसंद नहीं करते, कमाना, तो लगता था कि नहीं, तो जब भी जैसे अलग हट के कुछ काम करते थे तो उसमें हमेशा हार हाथ लगती थी। तो लगता था जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर मरीज़ को ऐसे डील नहीं करेंगे तो मरीज़ हाथ से चला जाएगा। और सब मरीज़ ही 50-50 साल पुराने, तो उनको वैसे डील करना, उनको वैसे, मतलब अब मेरा ये, हम ये नहीं कहते हैं ये मेरा मरीज़ है, हम कहते हैं मेरा परिवार है। और परिवार इतना बड़ा है कि मलियाबाद, काकोरी, हुसैनाबाद, शीश महल, मुफ्तीगंज, चौक, हाथस्तारा बेगम, हाथा मिर्ज़ा अली खां, पूरा मतलब एरिया एक कवर्ड ही समझिए। अगर आप डॉक्टर कल्लन किसी से भी जाके पूछेंगे तो आपको यही कहेंगे वो भगवान थे या देवता थे, कोई आपको संत थे या बहुत अच्छे इंसान थे। जैसे आज तक कोई बुराई मैंने उनकी कहीं नहीं सुनी। तो उस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना ही अपने आप में हम लोग के जीवन में बहुत बड़ा काम है जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा कि कोविड था, कोविड क्या ऐसी चीज़ें लेके आया है जो आज कल खासतौर पे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या इसका असर पड़ रहा है? देखिए पहले शैलेंद्र जी जो गायनी आके बैठती थी हमारे क्या, तो जैसे हम देखते थे कि बच्चे टिकते थे, फर्स्ट 3 मंथ्स में खतरा नहीं होता था, इतना वो लोग दवा नहीं लिखती थी उस टाइप की कि बच्चा टिके। अब हम पैटर्न देख रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिस का सबका चेंज हो रहा है। अब बहुत जल्दी अबॉर्शंस हो रहे हैं। अब वो जो भी रीज़न हो, जंक फूड या महिलाएं ओवरवेट हो रही हैं या डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत कम एज में हो रहा है। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं, हमारे पास ज़्यादातर गरीब जनता आती है इलाज के लिए यहाँ पे इस हॉस्पिटल में, बहुत से इन्वेस्टिगेशन ही कराना पसंद नहीं करती हैं। तो जैसे उन लोग को लगता है कि जो अस्पताल द्वारा लिखा जा रहा है जांचों में, तो वो ज़बरदस्ती का पैसा वो नहीं होता है। हम तो ये कहते हैं भाई बच्चा होने के बाद भी कम से कम तुम्हारा खून कितना है, तुम्हारे बॉडी, तुमको शुगर तो नहीं हो गई, तुमको थायराइड तो नहीं हो गया। ये नहीं कि बच्चा हो गया, अगला बच्चा 8 साल बाद हुआ तो तुमने 8 साल तक अपने शरीर में 1 रुपया नहीं लगाया कि अपनी जांच करा लो। तो हम अक्सर पेशेंट्स को कहते हैं कि भाई कम से कम 1 साल में जांच करा लो। नहीं करा सकते हो तो सरकारी अस्पताल में जो जांचें फ्री है, सुविधा है। प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान, जब आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, प्रेगनेंसी में भी बहुत सी ऐसे गरीब पेशेंट हैं जो नहीं करवाते हैं जांचें, वाकई नहीं करवाते हैं। तो इतना कम, कभी कभी 5-5, 6-6 हीमोग्लोबिन होता है, तो जिसपे हॉस्पिटल को मैनेज करना, और फिर ये रहता है कि हम तो कहीं जाएंगे नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, अब आपके हाथ में है, मरे जिए, हमारी किस्मत, आप लोग अपना काम करिए। तो डॉक्टर भी जो हमारे क्या आते हैं वो बेचारे काफ़ी परेशान होते हैं मैनेज करने में, काफ़ी दिक्कत उनको भी होती है। उन लोग को लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं इस हॉस्पिटल में
एक्सपोजर मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उन लोगों को मिलता है, काम सब अच्छे से दिल लगा के करते हैं, मगर उनके जाने के बाद जो हम लोग की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली होती हैं कि मरीज़ इस तरह का इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ओवरवेट है या उस तरह से है। डॉक्टर साहब, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या जांचें करनी चाहिए किसी भी महिला को जिससे कि उनको आगे कोई दिक्कत ना हो? देखिए, हमारे हॉस्पिटल के पास तो एक टीबी हॉस्पिटल है, क्वीन मैरी है, बलरामपुर हॉस्पिटल है, ये सब हॉस्पिटल्स में फ्री स्क्रीनिंग जब बच्चा अगर जैसे नहीं आप करवा पा रहे हैं, जो रिच पेशेंट हैं वो तो कहीं पे जाके प्राइवेट पैथोलॉजी में अफोर्ड कर लेते हैं, तो ये सब जांचें करीबन 2-2.5 हज़ार रुपए की होती हैं, जिसे एंटीनेटल प्रोफाइल कहते हैं। अच्छा। तो वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में कायदे से हर औरत को करा लेना चाहिए। उससे आपकी पूरी हीमोग्लोबिन, आपका शुगर, आपका लेवल, आपका HbA1c के आपको हेपेटाइटिस है, HCV, हेपेटाइटिस C या B या VDRL है, ये सब कोई डिजीज़ तो आपको नहीं हो गया है, तो ये सब चीज़ें स्क्रीनिंग होने के बाद एक बार आप कम से कम सेफ हैं। इस बीच या आप कोई चीज़ अगर कर गए हैं, आपको कोई चीज़ बीमारी लग गई है, उसके साथ आपकी प्रेगनेंसी आ गई है या एक अल्ट्रासाउंड शुरू 3 मंथ्स में कि भाई अगर साथ में गॉल ब्लैडर स्टोन ना हो या किडनी स्टोन ना हो तो आपकी प्रेगनेंसी कंप्रोमाइज करेगी। तो एक हॉस्पिटल के लिए, और फिर ये चीज़ बड़ी दिक्कत की हो जाती है कि पेशेंट आ रहा है, उसको इंडाइजेशन हमेशा रहा, और उसके मान ली अगर गॉल स्टोन थे उसको या किडनी में स्टोन है तो इंडाइजेशन उसको हमेशा रहेगा, है ना, उसका खाना हजम नहीं होगा। तो जब खाना हजम नहीं हो रहा है, आपने उसके साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर ली है, तो बच्चा कहीं ना कहीं पूरा नरिशमेंट नहीं पा रहा है, सफ़र करेगा। तो इसीलिए एक बेसिक स्क्रीनिंग तो नहीं आप अफोर्ड कर सकते प्राइवेट, तो एक सरकारी अस्पताल में हम कहते हैं कि भैया तुम्हारे पास पैसा नहीं है बेटा, तो तुम जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना नहीं करवा सकते हो, तो सरकारी में करा लो जांच। हाँ, ये माल प्रैक्टिस कभी कभी कहीं कोई करता भी होगा कि नहीं हम तो कहीं की जांच नहीं मानेंगे, मगर हम कहते हैं भाई हम सरकारी भी मान लेंगे, जो उन्होंने लिख के दिया है ठीक है, मगर करवा लो। अच्छा। तो ये सुविधा अगर सरकार दे रही है और बहुत अच्छी सुविधा है, तो मेरे ख्याल में हर औरत को अपनी, अगर ये इन्वेस्टिगेशन हो तो क्या खतरनाक बीमारियां हैं जिनसे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है भाई। हेपेटाइटिस बी अपने आप में बहुत जानलेवा बीमारी है। बच्चा भी, वो चीज़ आपको गर्भ में पलने वाले बच्चा भी उसको भी हो सकती है। या अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, अगर पेशेंट बार बार चेक कराने नहीं आ रहा है, तो एक डिजीज़ होता है क्लेम्शिया, उसमें आखिरी टाइम पे इतना ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है कि झटका मरीज को आने लगता है। तो काफ़ी हद तक पहले से बीपी की दवा का चला दी गई है, तो उस स्टेज तक नहीं पहुंची, उसमें अक्सर ये होता है डेथ्स हो जाती हैं पेशेंट की। इतना ज़बरदस्त हाई ब्लड प्रेशर से झटका आता है दवा ना खाने के कारण। आपने कभी भी अपना जाके बेबी चेक नहीं कराया 9 महीने तक, कभी कभी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होता है, वो 7वें महीने से भी हो जाता है, और बच्चा होने के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो आप उस दौरान अगर शुगर की दवा, शुगर भी होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड 7वें महीने से, 7वें 8वें 9वें महीने रहेगी और अपने आप चली जाएगी, और हाइपरटेंशन भी होता है। तो वो चीज़ें स्क्रीनिंग में अगर आ जाएं तो मरीज़ की काफ़ी कुछ जो मोर्टालिटी रेट है, जो प्रेगनेंसी में औरतें मरती हैं, या हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से उनका पहले से दर्द शुरू हो जाता है, 9वां महीना ही नहीं पहुंचती हैं, 6ठे 7वें महीने में ही उनको दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप बच्चे को भी बचा रहे हैं, माँ को भी सेव कर रहे हैं। बच्चों की ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं, ये देखने के लिए क्या सिस्टम है, कौन सी जांचें करानी चाहिए, और अगर ग्रोथ सही नहीं है तो उसके क्या उपाय हैं? देखिए, अभी तो आजकल बहुत अच्छे से उस तरह के पाउचेस पिलाए जाते हैं ग्रोथ के, मगर एक टीफा नाम की जांच होती है जो जैसे कभी कभी एक 5वें महीने में होती है। तो उसमें अक्सर मरीज़ ये हिचकिचाता है क्योंकि वो अभी शायद कहीं कहीं सरकारी, जो मेरे पास जैसे मरीज़ है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है किराया बहुत दूर का, तो सिविल वगैरह में शायद वो जांच है। अभी शायद बलरामपुर और ये सब जगह पे वो जांच नहीं खोली गई है। उसमें बच्चे का पूरा स्कैन होता है। अच्छा। उसमें पूरा हेड टू टो कि बच्चा सही बना है कि नहीं बना है। 4थे महीने में, हाँ 5वें महीने, मतलब 20 वीक से पहले। अच्छा। पहले सरकार का ये था कि 20 हफ्ते तक पता चल जाए अगर कि बच्चे में कोई खराबी है तो वो अबॉर्ट कर सकते थे। अब नया संशोधन आया है, हाईकोर्ट ने कहा है 24 हफ्ते तक भी पता चल रहा है तो कोई भी हॉस्पिटल उस बच्चा अगर खराब है और सही बनावट उसकी नहीं है तो आप हटा सकते हैं। ये संशोधन अभी इधर ही कुछ हुआ है, आपने सुना होगा, बाहर भी केसेस अक्सर हुए हैं, वो हटाने नहीं देते हैं बच्चा,
मगर ये सरकार यहाँ की अलाउ करती है 24 वीक्स तक आप हटा सकते हैं उस बच्चे को ख़राब बन रहा है। तो ये स्क्रीनिंग टीफा नाम की, जिसमें पूरा टारगेट फिट एंड एनालिसिस होता है, पूरा स्कैन होता है एक फुल, अगर सब लोग ये कराने लगे ना, अगर या फिर सरकारी में होने लगे तो काफ़ी कुछ आप वही वो आपका बच्चा ख़राब है वो हटा दिया जाए तो 4 महीने मरीज़ और झेलेगा प्रेगनेंसी, तो वो चीज़ से बच जाएगा। मगर अवेयरनेस नहीं है और अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस नहीं है महिलाएं, जो जाहिर सी बात है जो इस निचले स्तर की आती हैं, और हम डेली इस टाइप के पेशेंट को कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर कहीं हम तो खैर बहुत मदद करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तुम सरकारी में करा लो बेटा। हाँ, उन तक जानकारियाँ नहीं पहुंच पाती। हाँ, बेटा ये करा लो, ये करा लो, तुम्हारा एक बच्चा खराब पहले हुआ था तो दोबारा तुम्हारे बहुत चांसेस है खराब होने के बच्चा, तो तुम हर चीज़ का वो रखो, शुरू से अपने को लेके चलो स्क्रीनिंग में, अगर बच्चा ठीक है तो कैरी ऑन करो प्रेगनेंसी, वरना फिर हटाया जाए। और एक चीज़ देखी गई है कि आजकल एबॉर्शन बार बार होने लगते हैं, ज़्यादा होते हैं, जिससे प्रेगनेंसी होती नहीं है। हो रही है तो पता लगा दूसरे तीसरे महीने बच्चा का एबॉर्शन हो गया। क्या कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के बीच में ऐसे एबॉर्शन होते हैं जिनकी वजह से बच्चा नहीं हो पाता? वेरियस फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे बड़ी तो वेट प्रॉब्लम, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, बच्चियां लड़कियां आजकल उनको पीसीओडी बहुत हो रहा है, शुरू से अनट्रीटेड रहता है। जितने भी हमारे के गायनी बैठ रहे हैं वो यही शिकायत करते हैं कि बच्चों का जो मासिक धर्म शुरू होता है उसके बाद अगर वो 1 साल तक इरेगुलर रहा है तो पेरेंट्स पसंद ही नहीं करते हैं लड़कियों को लेके आए। अनट्रीटेड अगर पीसीओडी रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, वो अगर रहा है पेशेंट को, तो अक्सर ये होता है कि वो फिर बांझपन की तरफ लड़कियां चली जाती हैं, या उनको अगर शादी के बाद बच्चा टिक रहा है तो गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये इधर बच्चों में, लड़कियों में बहुत बढ़ रही है, ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। इसके कई फैक्टर्स हैं, मोबाइल यूज़ हमें लगता है इतना ज़्यादा, पहले सब ये सब रेज वगैरह नहीं थे, या खान पान, बच्चे बैठे रहते हैं 2 साल कोविड में स्कूल नहीं गए, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल है नहीं, बहुत कुछ ये जो हम लोग के, और कोविड में जो हमें लगता है कुछ ऐसा हुआ है कि लोग जो हैं बहुत हेल्थ कंप्रोमाइज़ हुई है। भाई जब टेस्ट सिंपल अपना नहीं कराते कि हीमोग्लोबिन कितना है, तो हमें तो नहीं लगता है बुखार आया तो किसी ने अपना कोविड टेस्ट कराया, कोविड के टाइम पे कोविड हुआ उसमें उनकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ हुई। उसके बाद प्रेगनेंसी जो आ रही है तो काफ़ी ये है कि 3 महीने तक अगर बच्चा मजबूत नहीं पड़ रहा है तो अक्सर बच्चा गिर जाता है, तो पेशेंट काफ़ी इस टाइप के आते हैं हॉस्पिटल में। अगर किसी के साथ 2-3 बार ऐसी हो गई घटनाएं, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए, और शुरू से फर्स्ट जिस दिन से वो प्रेग्नेंट हो हफ्ते भर बाद हॉस्पिटल में आके, या किसी भी अच्छे गायनेक को दिखा के, या फिर अच्छी क्वीन मैरी, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं आप फीस अच्छे किसी MS और उसकी, तो आप आराम से जाके क्वीन मैरी और ये सब जगह भी अच्छा काम हो रहा है। हम तो काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि बेटा पैसा नहीं है तो अच्छी जगह जाके अपना इलाज अच्छा और सही करवाओ। बार बार तुम्हें इतने अबॉर्शंस हो चुके हैं तो प्रेगनेंसी सेव करके चलो, भगवान दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंसीव ही नहीं कर पाता है आदमी, और जब कंसीव कर रहा है बार बार गिर रहा है तो उस प्रेगनेंसी को बचाना जरूरी है। आप जैसे मैनेजमेंट देखती हैं तो मरीजों से कुछ कहना चाहती हैं कि जब हॉस्पिटल आएँ, तो ये तो मेडिकल की अलग बात होगी, उसके अलावा क्या तैयारियां करके आएँ जिससे आप पर कोई बहुत दिक्कत ना फेस करनी पड़े और उनको भी ना करनी पड़े? देखिए मेडिकल में तैयारियां कोई बहुत ये अनसर्टेन फील्ड है। आप ये नहीं कह सकते मरीज आ ही जाए, हम कहते हैं ब्लड प्रेशर ही चेक करा लो भाई, आ करके साल भर में एक बार शुगर चेक करा लो, सालाना अपना चेकअप करा लो। भाई कैंसर्स भी होते हैं, सर्वाइकल कैंसर्स बहुत होते हैं औरतों को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है उनका। तो मेरे ख्याल में स्क्रीनिंग हर लेवल पे, ये नहीं कि हम डिलीवरी हो गई तो बैठ गए घर जाके अपने, भाई हो गया अब तो हो गया, अब तो हम जब बच्चा अगला आएगा तभी करेंगे। तो कम से कम साल भर में एक बार कभी आके, 2 बार आके, कोई इसमें हम तो कहते हैं हम तो भाई पैसे भी नहीं लेंगे, BP चेक करा लो कोई पैसे नहीं जाएंगे, और आके शुगर चेक करा लो कोई पैसे नहीं जाएंगे। थायराइड का कैंप भी लगता है यहाँ पे, तो थायराइड करा लो तो फ्री में सब ये हो जाए। इतना बेसिक सी चीज़ें हैं, ये बहुत सस्ता है। हीमोग्लोबिन है आपका, वो भी 150-100 रुपए की जांच है। अगर कैंप लगता है तो वो भी अक्सर ये होता है फ्री हो जाता है। तो उतना तो हर औरत, हर आदमी, ये नहीं कि सिर्फ हम एक वुमेन को बोलेंगे, जितने लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनको सबको कराते रहना चाहिए। साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए हर किसी को। आपकी कुछ और हॉबीज हैं? आपने कोई ब्यूटी पेजेंट भी जीता था?
जी जी, एक थोड़ा सा कभी कभी कुछ ना कुछ रहता है शौक में। ये है कि जब बहुत स्ट्रेस होता है तो लगता है कि हाँ भाई चलो थोड़ा सा बाहर की दुनिया भी हम थोड़ी सी देख लें, तो अच्छा लगता है कभी जाके। और मुझे दोस्ती करना और सोशली काफ़ी एक्टिव रहना मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना और हाँ आना जाना घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता है। पेंटिंग का शौक़ है। अच्छा। जी जी। तो एक तरीके से देखें कि आपने अपने फादर इन लॉ की जो विरासत थी जी, उसको जी। संभाल के रखा है, और जी, जो जी, उन्होंने बिल्कुल। आपको सिखाया जी, उस जी। तरीके से इस हॉस्पिटल जी, को आप जी, आगे जी, लेके बढ़ बिल्कुल। रही हैं। पेशेंट को मतलब ये है कि उन्होंने हमेशा कहा पेशेंट एक नोट का गड्ढा नहीं है बेटा, ये इंसान है, ये हाँ। मरीज है। हाँ। और कोई भी हॉस्पिटल आके पैर नहीं रखेगा मज़े में, वो हाँ। बहुत तकलीफ में आया है। हाँ। तो बी पोलाइट, कभी घमंड ना करो, कभी गुरूर ना करो। मरीज़ देखो बहुत दिक्कत में तकलीफ़ के बाद ही आता है, उसको बहुत दर्द रहा होगा, पेट में बहुत दर्द लेके आया है, तो बहुत आराम से बात करो, बहुत शगुफ्तगी से, जैसे कहते हैं पुरानी लैंग्वेज उर्दू वाली। अब्बू की बहुत लैंग्वेज, बहुत धीरे आराम से, अरे आइए आइए सलाम ऐसे करके उठ जाना। बल्कि अब्बू का तो ये था कि जो डॉक्टर्स जो डिग्री लेके आते थे कोई नए नए, तो उनके लिए भी, तो आज तक डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई हम तो उनसे बहुत एज में कम थे, मगर आपके जो ससुर थे वो इज्जत देना इतना जानते थे कि कोई छोटा भी आके कदम खड़ा रख रहा है तो वो खड़े हो जाते थे। तो ये सब चीज़ें जो सिखा के गए तो वो दिल में जगह बनाती रही, और आगे भगवान करे ऐसे ही रहे कि हम लोग भी उन्हीं की तरह दिल में जगह लोगों के इस एरिया में बनाते रहें और परेशानियां सबकी दूर करते रहें। कोई आए तो वो हो के ना जाए, वो नहीं कि निश्चिंत हो के जाए, निराश ना हो कि भाई नहीं सही इलाज पा पाए या सही वो नहीं कर पाए लोग, सही से हमको कम में पैसा नहीं था, पैसे के मारे मेरा इलाज सही नहीं हुआ। तो इस चीज़ की पूरी यही सब सारी व्यवस्थाएं आप देखती रहती हैं। जी जी, पूरा इसमें हम बिजी रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक बहू होते हुए किस तरीके से डॉक्टर तरन्नुम ने अपने फादर इन लॉ की जो दी हुई सीखें हैं और जो उनका बनाया अस्पताल है उसको उनके ही नाम्स पे आगे चला रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू। और साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।